हेलो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने उत्तर मुग़ल काल के बारे में पढ़ा था। उत्तर मुग़ल काल के बारे में हमने देखा था लास्ट टॉपिक में कि किस प्रकार से उत्तर मुग़ल काल बाद में कमज़ोर हो जाती है। मुग़लिया सल्तनत जो कमज़ोर शासकों का समय था, वो जो कमज़ोर शासकों का समय था उसी को किस प्रकार उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना गया, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने आप को भारत में स्थापित किया। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपनी प्रभुसत्ता को बनाया और किस प्रकार से भारत पर राज्य करने के लिए अपने आप को भारत में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे खुद को स्थापित किया और किस प्रकार से आगे उन्होंने कार्य किया। तो इस क्रम में सबसे पहले जो युद्ध आता है प्लासी का युद्ध, वो पहला युद्ध होता है जो अंग्रेज़ों को भारत में बसने का पहला प्रयास देता है कि पहली बार अपने आप को स्थापित करने के लिए, वर्चस्व अपना दिखाने के लिए पहला युद्ध जो होता है अंग्रेज़ों का, वो प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन प्लासी का युद्ध फिर भी वो अपने वर्चस्व से, अपनी शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य से नहीं लड़ पाते हैं। बाद में बक्सर के युद्ध में अपने पूर्ण सामर्थ्य से उतरते हैं और उसमें दिखा पाते हैं कि वो किस प्रकार से सबसे शक्तिवान है भारत में। और प्लासी का युद्ध जो था उनके षड्यंत्र का परिणाम था। बक्सर का युद्ध जो है उनके कुशल नीति का परिणाम था, उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम था, उनके युद्ध करने की क्षमता का परिणाम था। तो आज हम प्लासी का युद्ध इस लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में बक्सर का युद्ध देखेंगे। तो क्या होता है, किस प्रकार से वो स्थापित होते हैं, अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं भारत में और सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी शक्ति भारत में बनकर उभरते हैं भारत में। आइए देखते हैं। तो भारत में अंग्रेज़ों ने पहली राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल किया। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बंगाल यहाँ पे बसा हुआ है भारत में, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा हुआ करता था उस वजह से, और ख़ासकर डच वहीं पे आए थे, कपड़ों का व्यापार शुरू किए थे। भारत से सबसे पहले मसाले का व्यापार हुआ करता था, लेकिन जब डच आए, वहाँ के कपड़ों का वैल्यू दिखाया गया कलकत्ता में, तो फिर व्यापार का दिशा उधर ही मुड़ गया। तो भारत में अंग्रेज़ों ने पहली राजनीतिक सत्ता बंगाल में हासिल किया था, और यह राजनीतिक सत्ता उन्होंने बंगाल के नवाब से सबसे पहले कहाँ से, प्लासी के युद्ध, फिर बक्सर के युद्ध के माध्यम से किया। इन्होंने सत्ता कैसे पाया? सत्ता पाया दो युद्ध के दौरान। पहला प्लासी का जो युद्ध होता है उसने इनको स्थापित करने का प्रयास किया, और बक्सर का युद्ध जो होता है ये इनको भारत के सबसे बड़े शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो जिसमें आता है प्लासी का युद्ध पहला 1757 में जो हुआ, और बक्सर का युद्ध आता है 1764 में जो हुआ। तो बंगाल की पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं किस प्रकार से बंगाल में जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध जो हुआ और बक्सर का युद्ध जो हुआ, उसका पृष्ठभूमि क्या था, तो ये बंगाल के बारे में अच्छे से देखेंगे। हम बंगाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि क्यों बंगाल पे क्या सब कुछ हुआ, किस प्रकार से बंगाल अलग हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा सब कुछ, और जाके युद्ध किस प्रकार से होता है, कौन कौन से राजा बंगाल पे, कौन से नवाब शासक करते हैं, ये सब देखेंगे। तो बंगाल एक बड़ा राज्य हुआ करता था। इसके अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र भी शामिल हुआ करते थे। पहले इतना बड़ा था बंगाल। पहले बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। मुगल काल में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह या संपन्नता में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सा राज्य था? बंगाल था, सबसे ज़्यादा समृद्ध और संपन्न था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, मुर्शिदाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था 1701 में, 1701 में। यहाँ से बंगाल का स्वतंत्र अस्तित्व शुरू होता है। इसके पहले औरंगजेब या उसके पहले जो राजा हुआ करते थे, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर और हुमायूं, बाबर, ये सब किसी न किसी प्रकार से बंगाल को अपने अधीन ही रखते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के उपरांत मुर्शीद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। मुगल शासन से अलग अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह के समय पे अवध जो था, बंगाल जो था, हैदराबाद क्षेत्र जो था,
ये सब कर्नाटक जो क्षेत्र था, ये सब अपने आप को मुगलिया सल्तनत से अलग कर रहे थे, स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे थे अपना। तो इस क्रम में क्या होता है कि मुर्शीद कुली खान बंगाल को एक स्वतंत्र मुगल शासन से स्वतंत्र या अलग कर लेता है और स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करता है। मुर्शीद कुली खान पहला शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना। मुर्शीद कुली खान के शासन में ही बंगाल का स्वतंत्र अस्तित्व निकल के सामने आया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कुछ हो पाता है, क्योंकि औरंगजेब, जैसा कि मैंने बताया था, औरंगजेब के समय तक जो मुगलिया सल्तनत थी वो बहुत ही पावरफुल रहती है, बहुत ही मजबूत रहती है। उसके बाद ही कमज़ोर शासकों का समय आता है, जिस वजह से इन्होंने पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना पाया। और जब ये मुर्शीद कुली खान स्वयं को स्वतंत्र बना लेता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, बंगाल की राजधानी को ढाका, जो आप लोग बांग्लादेश की राजधानी समझते हैं, अभी जानते हैं, वहाँ से हटाकर मुर्शिदाबाद में कर दिया। अपने नाम से एक जगह स्थापित किया और मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खान ने अपने नाम से बनाया मुर्शिदाबाद, वहाँ पे राजधानी को बदलकर ढाका से स्थापित कर दिया। इसने बंगाल में नए भू राजस्व सुधार लाए, भू राजस्व, नए रेवेन्यू टैक्स के बारे में ध्यान दिया और सुधार कुछ लाया, भू राजस्व प्रणाली नहीं चलाई। इसने नए कुलीन वर्ग का गठन किया और इसी की सहायता से बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारेदारी, ये प्रथा पूछ सकता है, इजारेदारी जैसे महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त वगैरह आप लोग जानते होंगे, उसी तरह से इजारेदारी प्रथा भी एक कर वसूलने का, भू राजस्व वसूलने का प्रणाली हुआ करता था। वो भी शुरुआत किसने किया था, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में शुरू किया था। इसमें क्या होता है, कुलीन वर्ग की सहायता से करों को वसूला जाता था, भू राजस्व को वसूला जाता था। क्या होता था, ये जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग था। ये जमींदार को पैसा दिया जाता था, सीधे किसान से राजा पैसा नहीं लेता था, बिचौलिए के रूप में जमींदार हुआ करते थे और किसानों से वो पैसा लेकर राजा को देते थे। इसी प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहा गया और जमींदार वर्ग का गठन इसी ने किया था। किसने, मुर्शीद कुली खान ने। तो इजारेदारी प्रथा में हम क्या देख सकते हैं कि बिचौलिए के माध्यम से पैसे को वसूला जाता था, बिचौलिया जिसे हम जमींदार कह सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम देखें तो बंगाल में 1793 में कार्नवालिस जो रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसने अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया था, इजारेदारी को शुरू किया था मुर्शीद कुली खान ने। बाद में 1793 में कार्नवालिस आता है तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता है। अब मुर्शीद कुली खान के उत्तराधिकारियों को अगर देखें कि मुर्शीद कुली खान के बाद में कौन कौन बंगाल की गद्दी पर बैठा, उसमें सबसे पहले शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक, फिर सरफराज खान बैठता है गद्दी पे 1739 से 40 में, और अली वर्दी खान ये बंगाल का शासक बनता है 1740 से 1756 तक। ये गिरिया का युद्ध लड़ता है, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध क्या होता है कि सरफराज खान शुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठता है, अली वर्दी खान जो कि युद्ध लड़ता है किससे, सरफराज खान से, और सरफराज खान को हराकर और खुद गद्दी पे, स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो अली वर्दी खान 1740 में गिरिया का युद्ध में सरफराज खान की हत्या कर स्वयं बंगाल का शासक बनता है तथा अंग्रेजों का विश्वास पाने के लिए 2 करोड़ नजराना भेजता है। उस समय 2 करोड़ रुपए नजराना के रूप में उसने भेजा था, लेकिन उसके बाद उसने 1756 तक कभी भी नजराना नहीं भेजा। तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए 2 करोड़ रुपए नजराने के भेंट के रूप में भेजता है अंग्रेजों, ताकि अंग्रेज हमारे ऊपर खुश रहें और हमारे ऊपर आक्रमण ना करें, हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें। तो शुजाउद्दीन फिर सरफराज खान को अली वर्दी खान हरा देता है गिरिया के युद्ध में और खुद गद्दी पर बैठता है 1740 में। बंगाल को बहुत संपन्न देखकर अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा डचों ने बंगाल में जगह जगह पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित करनी शुरू की, खासकर किलेबंदी करने लगे, जिसमें हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे अच्छा बंदरगाह हुगली को माना जाता था। हुगली रिवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे जो बंदरगाह है उसके बारे में कह रहा है। अली वर्दी खान बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसके बाद जो शासक आए
वो उतने पावरफुल नहीं हुए, कमज़ोर हुए, अंग्रेज़ों से हारते रहे, जिसने यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा कि ताकि वो बंगाल पर आक्रमण ना कर सकें। उन्होंने अलीवर्दी खान ने अपना नियंत्रण यूरोपीय कंपनियों पर बनाए रखा। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की कलकत्ता बस्ती और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती की किलेबंदी का सफलतापूर्वक विरोध किया। मतलब तो अंग्रेज जो थे अपना कलकत्ता में एक किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी मतलब अपने आप का जो व्यापारिक कोठी थे उसको चारों तरफ से किले के रूप में बंद कर देना। उसी तरह से चंद्रनगर में फ्रांसीसी अपनी बस्ती का किलेबंदी कर रहे थे, जिसका अलीवर्दी खान सफलतापूर्वक विरोध करता है। मतलब उनको रोक देता है कि किलेबंदी ना बना सकें। दबाव बनाए रखा था, युद्ध भी नहीं हुआ। ऐसा नेतृत्व करता है कि उनको रोक भी लेता है किलेबंदी से और उनसे युद्ध भी नहीं होता है। सफल हुआ था इस काम में। अंग्रेज आक्रमण तब तक नहीं करते थे जब तक आंतरिक कमजोरी का पता नहीं चल जाता था। अंग्रेज किसी भी राजा का, किसी भी शासक का सबसे पहले कमजोरी खोजते हैं, और कमजोरी जब दिख जाता है तब उसके बाद उस कमजोरी का पता करके ही किसी के ऊपर युद्ध करते थे, किसी से युद्ध करते थे, आक्रमण तभी करते थे। तो अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों के बारे में कुछ कहा है जो फेमस है और वो पूछता रहता है, पेपर वगैरह में आता रहता है। अंग्रेज़ों के बारे में अलीवर्दी खान ने क्या कहा, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यानी इसने मधुमक्खियों के साथ में तुलना किया इनका, अंग्रेज़ों का अलीवर्दी खान ने तुलना किया कि अगर यहाँ पे लिखा अर्थात अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया कि अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तब तक ये शहद देंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। यूरोपीय कंपनियों के बारे में ये कहा था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थीं, एक पटना में, एक पूर्णिया में और एक ढाका में। बाकी पूर्णिया और ढाका वाली बेटियों के बारे में नहीं है कुछ कि उनके बेटे नहीं थे, लेकिन पटना वाली जो बेटी थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला, यानी अलीवर्दी खान का नाती। तो सिराजुद्दौला इसके बाद 1756 में अलीवर्दी खान का नाती था, उत्तराधिकारी बनता है ये। अप्रैल 1756 में शासक बना अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, अप्रैल 1756 में। इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है, आगे चल के अभी हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। 1756 में ये गद्दी पर बैठता है अप्रैल, और 1757 में जाके ये युद्ध होगा। अब प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जब अलीवर्दी खान का मृत्यु हुआ तो बंगाल की गद्दी के लिए सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी थे जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। पहला शौकत जंग, इसका चचेरा भाई, सिराजुद्दौला ने उसका हत्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया। घसीटी बेगम जो इसकी मौसी थी, इनको जेल में बंद करवा दिया। और मीर जाफ़र जो सेनापति था, उसे सेनापति के पद से बाद में हटा देता है। यही अंग्रेज़ों का मुख्य मोहरा था। कौन? मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल जाता है युद्ध के लिए, और अंग्रेज इन्हीं 3 कमजोरी को पाते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि अंग्रेज जब तक कमजोरी नहीं पा जाते हैं तब तक युद्ध नहीं करते हैं। तो 3 कमजोरी पा गए। उपरोक्त तीनों मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, और अंग्रेज़ों के साथ में अंग्रेज़ों को यहाँ आंतरिक कमी दिख गई। यही मैं बता रहा था कि आंतरिक कमी जब तक नहीं दिखती है तब तक युद्ध नहीं करते हैं, जो कि अलीवर्दी के समय नहीं था। अलीवर्दी खान के समय ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी, इसलिए अंग्रेज युद्ध आक्रमण नहीं किए। यहाँ पे इसकी कमजोरी दिखने के साथ में ये अब आक्रमण करेंगे इनकी कमजोरियों के साथ में। सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। मीर जाफ़र को सेनापति के पद से हटाता है और मीर जाफ़र को हटाकर मीर मदान को अपना सेनापति बनाता है। अंग्रेज़ों के साथ सिराजुद्दौला का 3 प्रमुख मुद्दों पर कलह बढ़ता गया। अब देखते हैं हम प्लासी का युद्ध जो हुआ खासकर 3 वजहों से हुआ, और ये 3 वजह मुख्य हैं, नीचे दिए गए हैं। पहला वजह क्या होता है? पहला कारण अंग्रेज़ों द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बढ़ावा देना। कि अंग्रेज क्या कर रहे थे? जो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उनका साथ देते थे, उनको बढ़ावा देते थे। जैसे ऊपर शौकत जंग चचेरा भाई, घसीटी बेगम मौसी और मीर जाफ़र सेनापति जो था उसको साथ दे उनका हेल्प करने लगे अंग्रेज। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ जो कोई भी षड्यंत्र रच रहा था उसका साथ देते थे अंग्रेज, उनको हेल्प करते थे। पहला ये मुद्दा बना कलह का। दूसरा, नवाब सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना
फोर्ट विलियम कलकत्ता की व्यापारिक बस्ती जो थी उसके किलेबंदी को और मजबूत किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो कि अलीवर्दी खान के द्वारा रोक दिए गए थे कलकत्ता की व्यापारिक बस्ती जो थी उसका किलेबंदी करने से, लेकिन सिराजुद्दौला के समय पे किलेबंदी करना जारी रखा और मजबूत करते जा रहे थे और सिराजुद्दौला अनुमति नहीं दिया था। फिर भी ये भी कलह का एक वजह बना। तीसरा, 1717 में याद होगा आपको फर्रुखसियर, मैंने बताया था फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर ने जो कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी और उसी कर मुक्त व्यापार के बारे में एक समझिए कि एक पत्र दे दिया जाता था, पहचान पत्र, सबको दस्तक नाम दिया जाता था कि उसको दिखाइए और बिना टैक्स के व्यापार कीजिए। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दिए गए सीमा शुल्क मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार जो था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, कि अधिकार पत्र को दस्तक कहा जाता था, उसका दुरुपयोग करने लगे सब लोग। कि दस्तक जो था कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी के निजी कर्मचारी जो थे, कर्मचारी अपने निजी काम के लिए दुरुपयोग कर रहे थे, निजी व्यापार करने लगे थे। यानी कंपनी के अलावा भी जो कोई काम करते थे अपने फायदे के लिए भी, उसने भी उस दस्तक अधिकार पत्र का प्रयोग करते हुए टैक्स नहीं देते थे, तो अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। इससे नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। तो ये तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। कौन कौन सा? पहला, जो षड्यंत्र करते थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, उनको बढ़ावा देते थे अंग्रेज, कलकत्ता में किलेबंदी को मजबूत कर रहे थे, और तीसरा चीज़ दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। अब इन तीनों के कारण क्या करता है सिराजुद्दौला? उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जो किलेबंदी किया जा रहा था जिस जगह का किला जो था, पर अधिकार कर लिया। युद्ध करके, आक्रमण करके अधिकार कर लिया तथा उसने 146 कैदियों को एक छोटे से घुटनयुक्त कमरे में बंद कर दिया। बहुत छोटे से 14 बाई 10 का शायद कमरा था। एक छोटे से कमरे में सांस लेने का जगह भी नहीं रहेगा। 146 कैदियों को बंद कर दिया। ये 20 जून की रात की बात है तथा 21 जून 1756 को प्रातःकाल एक तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जिंदा बचे। 146 में से लगभग 125 मर गए और सिर्फ 21 जिसमें जिंदा बचे, जिसमें उस घटना की जानकारी देने वाला अधिकारी हॉलवेल भी शामिल था, वो जिंदा बच गया था। इस घटना को कालकोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कालकोठरी त्रासदी। 20 जून की रात और 21 जून की सुबह हॉलवेल ने इसके बारे में जानकारी दिया था। बाद में गवर्नर बनता है। इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को बुला लिया। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों का एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, जो कुशल था युद्ध वगैरह में। उसको मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है कलकत्ता, और वह उसी के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा गया और इसने पुनः अधिकार प्राप्त किया। कहाँ पे? उस कलकत्ता का जो बस्ती था, किला, वहाँ पे पुनः अधिकार प्राप्त करता है फोर्ट विलियम पर। जब क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो नवाब सिराजुद्दौला ने भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों के साथ में अलीनगर की संधि की। 9 फरवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, जिसके द्वारा यह तय हुआ कि वे दस्तक का उपयोग कर सकते हैं, कि अंग्रेज दस्तक का उपयोग करते रहेंगे। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली शासक बैठाने के लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा कि अब सिराजुद्दौला को हम गद्दी पर नहीं रहने देंगे। और कठपुतली शासक का मतलब कि हम जो कहेंगे ऐसा शासक किसी को बैठाएंगे, जो हम कहेंगे वही वो करेगा, जिसमें सिराजुद्दौला के विरोधियों ने उसका साथ दिया। अब कौन कौन से विरोधी थे सिराजुद्दौला के, ये नीचे दिया गया है। मीर जाफर जो पहले सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसने हेल्प किया क्लाइव का। राय दुर्लभ जो बंगाल का दीवान था, उसने हेल्प किया। जगत सेठ जो बंगाल का व्यापारी था, बैंकर था, और अमीन चंद ये भी एक व्यापारी था। ये लोग क्लाइव का साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करने में। युद्ध में सेनापति कौन था सिराजुद्दौला का? मीर मदान व मोहनलाल। मीर मदान की बाद में मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, व मोहनलाल बाद में सेनापति बनता है। क्या होता है, एक गुप्त समझौते द्वारा यह तय हुआ कि एक छद्म दिखावा युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इन सब ने, जो ये विरोधी थे, इन सब ने मिलकर क्या तय किया
कि हम एक दिखावे के लिए युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे तो सिराजुद्दौला की तरफ से, वह दिखावे का युद्ध होगा कि मात्र दिख रहा है युद्ध है, लेकिन हम लड़ रहे हैं आप ही की तरफ से, अंग्रेज की तरफ से। भले ही रहेंगे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन काम करेंगे अंग्रेजों की तरफ से। तो इसलिए यह छद्म युद्ध था, दिखावे का युद्ध मात्र था। पहले से ही पता था कि सिराजुद्दौला हार जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को, जो सेनापति हुआ करता था, उसको हम बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इसके बारे में इन लोगों ने डिसाइड किया था। अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया क्लाइव की सेना द्वारा। 23 जून 1757 को, प्लासी का डेट इसी दिन हुआ। प्लासी का युद्ध जो है डेट है यही है, 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिले में, ध्यान दीजिए, नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। गंगा की वह धारा जो बांग्लादेश जाती है वही भागीरथी है। गंगा की जो धारा बांग्लादेश में जाती है उसी को भागीरथी नाम दिया जाता है। इसी युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता की शुरुआत की, यानी इस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने राजनीतिक सत्ता का अपना शुरुआत किया कि वहाँ से टैक्स वगैरह भी वसूलेंगे हम। अभी तक सिर्फ व्यापार करते थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था प्लासी के युद्ध में, तथा सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व 3 सेनापति, खासकर अगर हम कहें मीर जाफर दिखावे के लिए लड़ रहा था। और ये राय लतीफ़, राय दुर्लभ नहीं, जैसा कि मैंने बताया, मोहनलाल, पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मीर मदान, फिर उसके बाद मीर मदान की मृत्यु के बाद मोहनलाल बना। सेनापतियों द्वारा धोखा देने के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी जाती है क्योंकि सेनापतियों द्वारा धोखा दिया गया, मीर जाफर के द्वारा खासकर। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता, बल्कि यह तो केवल एक षड्यंत्र था, अंग्रेजों का षड्यंत्र था। बंगाल के जो धनिक व्यापारी थे, दीवान थे, और जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने पक्ष में मिला लेते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपने युद्ध कौशल से ना जीता, इन्होंने बस एक षड्यंत्र से जीता था इस युद्ध को, प्लासी के युद्ध से। और फिर भी इनका राजनीतिक सत्ता भारत में शुरू हो जाता है। के.एम. पनिक्कर एक इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या कहा, प्लासी का युद्ध एक सौदा था, एक समझौता या सौदा था, जिसमें क्या होता है, मीर जाफर तथा बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था कि चलिए मीर जाफर को बना दीजिएगा सेनापति, हम सिराजुद्दौला को आपकी तरफ से मानने में हेल्प करेंगे, लड़ेंगे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन होंगे आपके पक्ष में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के सबसे समृद्ध प्रांत कौन सा, कलकत्ता, बंगाल को दस्तक के दुरुपयोग, निजी व्यापार और घूस के माध्यम से अंग्रेजों ने जी भर के लूटा और मीर जाफर एक कठपुतली बन गया था। तो मीर जाफर बनता है इसके बाद राजा। मीर जाफर को ही राजा, इसी शर्त पर ही इन्होंने साथ दिया था, और मीर जाफर को सेनापति बनाया जाता है। अब इसके बाद मीर जाफर को सेनापति बना दिया जाता है, और इसके बाद बंगाल में जो बक्सर का युद्ध होता है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। खैर, प्लासी का युद्ध ऑलरेडी बड़ा हो चुका है वीडियो, इसलिए आज के लेक्चर में हम प्लासी के युद्ध तक ही करते हैं। अगले लेक्चर में आपको बंगाल में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में बात करेंगे, बताया जाएगा, चर्चा करेंगे उसके बारे में। आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल बिंदास बता सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिए। अगर कहीं भी किसी और टॉपिक को पढ़ना हो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।